हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए फुल एक मॉक टेस्ट पर, जो बहुत बेहतरीन है, जिसके अंतर्गत हमने पूरे सिलेबस से आधारित क्वेश्चंस ले रखे हैं दोस्तों। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा, जिससे आपको एक बेहतरीन आपकी प्रिपरेशन का पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। और इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको लगातार देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे, दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। ठीक है, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वैयक्तिक भिन्नता को क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों, कि किसके द्वारा, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसका सही है जो वैयक्तिक भिन्नता को प्रदर्शित करता है, जो इसका अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति भिन्नता का अर्थ है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है वैयक्तिक भिन्नता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो दोस्तों आपने बताना है कि थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के, जो थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, तो वो वर्गीकरण का आधार क्या था। शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, या रचनात्मक और मौलिकता, थर्ड है समायोजन और बुद्धि, चौथा है चिंतन और कल्पना। तो थॉर्नडाइक ने जो है व्यक्तित्व के वर्गीकरण जो किया था, उसका आधार क्या माना था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर आप जल्दी बताइएगा। और अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी हमारे जो है यहाँ पर आंसर दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण का जो आधार था दोस्तों, वो था चिंतन और कल्पना। क्या था दोस्तों, चिंतन और कल्पना। ये जो है थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। तो दोस्तों बुद्धि के जो एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, ठीक है, तो ये अलग कारक सिद्धांत है। तो इसी में बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है आपके पास, मैक्डूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक या बर्ट। तो मैक्डूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक या बर्ट में से किसने जो है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आई थिंक आपने जो है अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बहुकारक सिद्धांत जो प्रतिपादन किया था, वो किया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, ये किया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। और थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में क्या कहा था दोस्तों, बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना था। ठीक है, वो क्या मानते थे, जो बुद्धि होती है, वो बुद्धि क्या होती है, बुद्धि क्या है, मिश्रण है। ठीक है, क्या है दोस्तों, बुद्धि को क्या माना है, मिश्रण माना है। क्योंकि वो विभिन्न कारकों का मिश्रण मानते हैं, उसमें इसमें कई जैसे योग्यताएं निहित होती हैं। तो वो मानते हैं कि जो है विभिन्न कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है ना। और थॉर्नडाइक इस बात को भी मानते हैं कि व्यक्ति में कोई न कोई विशिष्ट योग्यता अवश्य पाई जाती है। ठीक है, तो वो मानते हैं कि जो व्यक्ति है उसके अंदर कुछ न कुछ योग्यता जरूर होती है। ठीक है, कुछ न कुछ योग्यता जरूर होगी, मतलब हम किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को अयोग्य नहीं घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ न कुछ योग्यता उसके अंदर जरूर होती है। परंतु उनका यह भी मानना था कि व्यक्ति एक विषय की योग्यता से दूसरे विषय में योग्यता का अनुमान लगाना कठिन होता है। क्योंकि अब वो, जैसे कोई बच्चा है, अगर वो एक सब्जेक्ट में अगर तेज है, तो वो मतलब किसी चीज़ में, किसी न किसी चीज़ में तेज है, बट उसका अनुमान लगा पाना थोड़ा कठिन है कि वो किस चीज़ में तेज है। ठीक है दोस्तों, तो ये मानते हैं, इसलिए इन्होंने बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने ये कहा था कि बहुत सारे कारकों में से कोई न कोई कारक जो है बुद्धि के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने माना है कि बच्चे के अंदर होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता यानी कि गिफ्टेडनेस किसका संयोजन है। तो दोस्तों एक अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता जो है, जो गिफ्टेडनेस होती है, वो किसका संयोजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है,
उच्च प्रेरणा, उच्च उच्चावबद्धता और उच्च क्षमता, ये तीनों को मानते हैं। उसके अलावा उच्च योग्यता, उच्च क्षमता या उच्च वचनबद्धता। उसके अलावा उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता या उच्च स्मरण शक्ति। उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता या उच्च वचनबद्धता। ठीक है दोस्तों। तो एक अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? तो किन तीन चीज़ों को मिला के जो है प्रतिभाशीलता आती है, वो बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपने तो जजमेंट कर लिया होगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसलिए सही है दोस्तों क्योंकि एक प्रतिभाशीलता जो होती है यानी गिफ्टेडनेस जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या है, उसके अंतर्गत एक तो हाई जो है उसकी एबिलिटी होती है, उसके अंदर उच्च योग्यता होती है, और उसके अलावा उसके अंतर्गत सृजनात्मकता होती है यानी कि हाई क्रिएटिविटी होती है। ठीक है। और थर्ड वो वचनबद्धता उसके अंदर होती है यानी कि जो चीज़ सीखने की जिज्ञासा है उसको वो नकार नहीं सकता, मतलब जब तक सीखेगा नहीं तब तक वो जो है रुकेगा नहीं। ठीक है दोस्तों। और यही बच्चे को प्रतिभाशाली बनाता है। और एक अध्यापक के दृष्टिकोण से भी एक अध्यापक जो है प्रतिभाशीलता ऐसे ही बनता है। ठीक है। तो उच्च योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर, और सृजनात्मक क्रिएटिविटी होती है उसके अंदर, और वचनबद्धता का गुण होता है यानी कि जानने की जिज्ञासा होती है, और कार्य को कंप्लीट किए बिना नहीं मानने वाले जिसको बोलते हैं। ठीक है। दृढ़ संकल्प रखने वाले। तो ऐसे जो है प्रतिभाशीलता, ऐसे लोगों को गिफ्टेडनेस या कि प्रतिभाशीलता हम कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है मूल्यांकन को। दोस्तों मूल्यांकन मतलब किस प्रकार का होना चाहिए, इस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, या एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए मूल्यांकन, या केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तो दोस्तों जो मूल्यांकन का टॉपिक है ये प्रवक्ता स्क्रीन के अंदर बहुत अच्छा टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य मिलते हैं। ठीक है। हर बार मिलते हैं, हर एग्जाम में आप देखिए पुराने प्रीवियस ईयर पेपर में जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पर भी वो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मूल्यांकन क्या है दोस्तों, मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों ये आपने इसका आंसर ऑप्शन कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर है दोस्तों थर्ड, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो दोस्तों मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि एक्टिविटी के तौर पर नहीं लेना है। ठीक है। क्योंकि जब भी कोई एक्टिविटी होती है क्लास में, कभी भी होती है, वो चाहे मॉर्निंग शिफ्ट हो, चाहे प्लेज हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, तो बच्चे के अंदर क्या देखा जाता है दोस्तों, उसके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है दिन के भर में, तो वही मूल्य उसी को चेक करना ही मूल्यांकन कहलाता है। ऐसा नहीं कि हम कोई परीक्षा ले लेते हैं और उसके बाद उसके अंकों को जजमेंट करके उसका मूल्यांकन किया जाए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो ये जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी है? तो दोस्तों ये हमारा प्रवक्ता स्क्रीन का भाग 2 है, और इस भाग 2 के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, खंड जो है 2 के अंतर्गत सामान्य अध्ययन का टॉपिक है दोस्तों। तो इसमें सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ऑप्शन है प्लेइंग इट माई वे, और अनटोल्ड स्टोरी, ट्रेन टू पाकिस्तान, या इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तो दोस्तों किसके, ये सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखित बुक कौन सी है इसमें से, ये बताना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है। तो ये सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई बुक है दोस्तों, और इसको जो है प्लेइंग इट माई वे, बट अगर आप देखें तो ट्रेन टू पाकिस्तान, ये भी दोस्तों अगर हम कन्फ्यूजन की स्थिति में, क्योंकि सचिन ने पहला अपना मैच ही पाकिस्तान के खिलाफ ही खेला था, तो यहाँ पर प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी पुस्तक है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये बताना है कि पचमढ़ी जो जीव संरक्षण केंद्र है, क्षेत्र है, वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसी प्रकार के यूनिक क्वेश्चन प्रोक्टर स्क्रीनिंग के एग्जाम में देखने को मिलते हैं और पीसीएस प्री में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आप सभी कैंडिडेट्स ने पीसीएस प्री का भी फॉर्म भरा होगा, तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो बिना स्किप किए इस पूरी क्लास को वॉच कीजिएगा, आगे क्वेश्चन सारे आपको अन्य सभी लेवल्स के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी जो स्टार्टिंग में हमने जो है शिक्षण अभिरुचि पर क्वेश्चन किए थे वो प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए थे। तो दोस्तों यहाँ पर पचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये है आपका दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है दोस्तों पचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो दोस्तों शिवाजी ने जो है सूरत पर अटैक किया था, क्योंकि सूरत जो था दोस्तों उस समय एक समृद्धता से प्रभावित, वहाँ की समृद्धता जो थी उससे प्रभावित होकर जो है शिवाजी ने 2 बार जनवरी, एक तो 1664 में किया था दोस्तों अटैक। ठीक है, कब किया था? 1664 में। और दूसरा किया था दोस्तों अक्टूबर 1670 में। ठीक है, ये 2 बार उन्होंने जो है सूरत पर अटैक किया था। और इसको जो है ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। और सूरत पर 2 बार आक्रमण करके उन्होंने औरंगजेब को एक कड़ा संदेश दिया था कि जो है एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक शहर के रूप में सूरत 16वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य एक समृद्ध और खुशहाल शहर था। ठीक है दोस्तों, तो औरंगजेब का शासन था वहाँ पे, तो इसलिए जो है शिवाजी ने वहाँ पर अटैक करके 2 बार वहाँ पर लूटा था, मतलब सूरत को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है? तो कौन सा एलिमेंट ऐसा है दोस्तों जो धात्विक और अधात्विक रूप में जो है रासायनिक व्यवहार करता है? तो ऑप्शन है आर्गन, बोरॉन, जीनॉन या कार्बन। तो इनमें से कौन सा ऐसा रासायनिक तत्व है? तो दोस्तों इसका क्या सही आंसर होगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि बोरॉन। दोस्तों बोरॉन क्या है कि क्या होता है कि दोस्तों कुछ तत्व जो होते हैं रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, तो केमिकल जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों, वो प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये मेटेलिक भी होते हैं और नॉन मेटेलिक भी होते हैं, दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज ये फॉलोज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इनके अंदर जो बोरॉन है वो बोरॉन के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जबकि यहाँ पर नहीं दिए हैं। जो आपका सिलिकॉन होता है दोस्तों, ठीक है, सिलिकॉन जो होता है वो उसमें भी क्या होता है दोस्तों, ये जो है, और जर्मेनियम होता है। ठीक है, एंटीमनी है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये हैं आपके मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों प्रकार के बिहेव करते हैं। इनको अर्धचालक भी इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वे तत्व जो न धातु होते हैं न ही अधातु होते हैं, और इनको जो है इनको नोबल गैस के रूप में भी इनको जाना जाता है। अगर नोबल गैस की बात आएगी तो भी इनको नोबल गैस के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो धातु या अधातु दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर है बोरॉन। उसके अलावा अगर और ऑप्शन दिए रहेंगे दोस्तों तो आपको कौन से नाम मिलेंगे? वो मिलेंगे, सिलिकॉन मिलेगा, जर्मेनियम मिलेगा, ठीक है, जर्मेनियम मिलेगा और सिलिकॉन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, जर्मेनियम सिलिकॉन होगा और एंटीमनी होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपकी होंगी। ठीक है, तो ये है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे पास है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन हैं? तो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसके अंतर्गत 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, भारत, चीन या यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस, भारत, चीन, फ्रांस, रूस, यूके। तो इन चारों में से ऑप्शन बताने हैं, कौन सा ऑप्शन 5 स्थायी सदस्यों को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत। तो अगर हम बात करें दोस्तों इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत जो 5 स्थायी सदस्य हैं वह है दोस्तों आपका चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से उसको याद कर लीजिएगा क्योंकि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो है आपका 5 स्थायी सदस्य इसके अंतर्गत हैं। तो दोस्तों ये जो होते हैं ये महान शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि इनको क्या माना जाता है दोस्तों, इन देशों को द्वितीय विश्व युद्ध का विजेता भी माना जाता है। तो ये ऐसे देश हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में विजय प्राप्त की थी,
तो इनको विजेता इन्हीं को माना जाता है दोस्तों, चीन, फ्रांस, रूस, यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है दोस्तों, ये हैं आपका। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड से संबंधित है। निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों हम बात करें कि वैसे तो जो है उत्तराखंड के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो चमोली है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कौन सा जिला सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है ये बताना है इन 4 ऑप्शंस में। तो दोस्तों आपके पास चंपावत है, रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है, हरिद्वार है। तो इनमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह है हरिद्वार, क्योंकि इन चारों में पूछा गया है दोस्तों, तो इन चारों में सबसे ज़्यादा हरिद्वार है क्षेत्रफल। अदरवाइज जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला दोस्तों चमोली है, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला दोस्तों कौन है? चंपावत। ठीक है, चंपावत सबसे कम वाला है। और अगर अधिक वाली बात कहें तो अधिक वाला कौन सा है दोस्तों? वह है चमोली। ठीक है दोस्तों, चमोली और चंपावत जरूर याद कर लिया होगा आपने। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे पास है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो दोस्तों कौन ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने पेशावर कांड से प्रभावित होकर संपूर्ण देश में जो है गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल। तो कौन ऐसे व्यक्तित्व थे दोस्तों? तो आपको इनमें से आंसर सही आंसर देना है। तो दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों पेशावर कांड से प्रभावित होकर, उन्होंने जब पेशावर कांड हुआ था तो उससे प्रभावित होकर उन्होंने पूरे देश में गढ़वाल दिवस को मनाने की घोषणा की थी दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे पास है, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, कौन सा ताल ऐसा है जिसको गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास चौराबाड़ी ताल, उसके अलावा है नचिकेता ताल, उसके अलावा आछरी ताल, उसके अलावा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन में से सही होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो कौन किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका चौराबाड़ी ताल। चौराबाड़ी ताल को दोस्तों गांधी सरोवर ताल के नाम से भी जाना जाता है, गांधी सरोवर ताल या गांधी सरोवर इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो उत्तराखंड के अंदर का जो सबसे गहरी झील है वो कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन है नौकुचिया ताल, द्रोण सागर, नैनीताल या गिरिताल। तो कौन सी झील सबसे गहरी झील है दोस्तों? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल दोस्तों उत्तराखंड की सबसे गहरी झील के नाम से जानी जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे पास है, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? ठीक है दोस्तों, तो नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? ऑप्शन है हेनरी रैमजे, और उसके बाद ऑप्शन है ई गार्डनर, और उसके बाद ऑप्शन है ई टी एटकिंसन, और उसके बाद ऑप्शन है पी बैरन। क्या है दोस्तों? पी बैरम। ठीक है, तो किसने जो है नैनीताल की खोज की थी? कौन ऐसा ब्रिटिश यात्री था जिसने नैनीताल की खोज की थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपने कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। तो यहाँ पर है पी बैरन। तो पी बैरन ने दोस्तों यहाँ पर नैनीताल की खोज की थी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों एक रीजनिंग के क्वेश्चन पे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिना स्किप किए इसको जरूर वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, संख्या 6 वाले फलक के पीछे और फलक पर कौन सी संख्या आएगी? तो दोस्तों डाइस का क्वेश्चन है, बहुत प्रभावी रहता है एग्जाम में, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो 6 है, इस 6 के जस्ट नीचे की साइड क्या होगा? जैसे दोनों जगह 6 दे रखा है दोस्तों, इसके निचले हिस्से में कौन सी संख्या होगी ये पूछा गया। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे इन दोनों डाइस के कंपेयर की जाती है हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आप देखें तो 6 के बगल में 2 आया है, 6 के बगल में 1 भी आया है,
6 के बगल में 3 भी आया है, 6 के बगल में 4 भी आया है दोस्तों, ठीक है। अब अगर हम इस वाले डाइस को कंप्लीट फिल करें दोस्तों, तो हो सकता है कि 6 के जो बगल में है इधर, यहाँ पर कौन-सी संख्या होगी? यहाँ 4 हो सकती है इस साइड, ठीक है। और उस साइड की अगर हम बात करें तो कौन-सी संख्या हो सकती है दोस्तों यहाँ पे? यहाँ पे हो सकता है आपका, यहाँ पे इस साइड हो सकता है दोस्तों 4, ठीक है, इधर 4 हो सकता है और इधर कौन-सा होगा 3। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, ये वाली डाइस में आप देख रहे हो 6 के बगल में 3 भी है और 6 के बगल में 4 भी है, ठीक है। और यहाँ पे 6 के बगल में 1 है और यहाँ पे 2 है। अब इन संख्याओं में से बचा क्या दोस्तों? 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, दोनों में 6 तो दिख ही रहा है। अब इसमें बचा क्या दोस्तों? इसका मतलब निचले हिस्से में क्या होगा? निचले हिस्से में 5 लिखा होगा। क्या लिखा होगा? 5 लिखा होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी एग्जाम में डाइस के क्वेश्चन आए, 2-2 3-3 डाइस दिए रहते हैं और उन चित्रों को देखें आप ध्यान से और उनमें से जो है जो संख्या जो है आपको मैचिंग करेगी, उसके हिसाब से अनुमान लगाना है, उसके हिसाब से जजमेंट करना है कि छूट क्या रहा है, ठीक है। जो छूट रहा है वही उसके अपोजिट में होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डाइस का क्वेश्चन। बढ़ते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको दोबारा रखा है। मैंने एक टेस्ट में इसको करा भी दिया है आपको, बट इसमें फिर से इसको रखा है कि रिवीजन हो जाए करके। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये हमको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन है आपके पास 14, 16, 13 और 15। तो दोस्तों इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व करेंगे पेपर में, ध्यान से समझते हुए देखिए। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या नंबर 1, नंबर 2, उसके बाद नंबर 3, फिर ये नंबर 4 और फिर ये नंबर 5। 5 त्रिभुज आपको डायरेक्टली यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों पहले। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद ध्यान से समझेंगे। फिर 2-2 का कॉम्बिनेशन, ये तो हमने सिंगल सिंगल बना दिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो सिंगल सिंगल 5 त्रिभुज हो गए। अब हमको क्या करना है दोस्तों, 2-2 को मिला के एक त्रिभुज मानना है। इसको मिला के हो गया 6, फिर इन 2 त्रिभुजों को मिला के हो गया दोस्तों 7, फिर यहाँ से इन दोनों को मिला के करेंगे तो 8, ठीक है, ये आपने देख लिया होगा। और फिर इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 त्रिभुज यहाँ तक तैयार हो गए दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, 3-3 त्रिभुजों को मिला के देखते हैं। तो 9 के बाद क्या हो गया, एक ये हो गया 10, 10 हो जाएगा दोस्तों। और 10 के बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक 11, 11 त्रिभुज हो गए, ठीक है। उसके अलावा क्या है दोस्तों, आप ध्यान से समझेंगे। 11 हो गए, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से भी बन रहा है त्रिभुज, ये देखो 12, ठीक है दोस्तों। और अगला क्या बन जाएगा, इधर साइड को सेम एज ये इधर को बन गया। तो दोस्तों इसका जो सही टोटल ट्राइंगल जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 13 त्रिभुज इसमें हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आपको बिल्कुल केयरफुली एग्जाम में इसको पढ़ना है, आराम से ध्यान देना है, ठीक है। बिल्कुल जो है सोच समझ के आंसर देने होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों ये है 3, 5, 7, 105, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से संख्याएं यहाँ पर तिरछी लाइन में दे रखी हैं। आपको एग्जाम में इस प्रकार से बॉक्स बना हुआ भी मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से बॉक्स बना हुआ मिल सकता है। आपने एलटी का एग्जाम देखा होगा और पिछला प्रीवियस जो है पीसीएस का जो पेपर था उसमें भी आपने देखा होगा, हाल ही में जो हुआ था, तो उसमें भी इसी प्रकार के बॉक्स के अंदर ये बने हुए आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि संख्याएं क्या है। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क में बताना है कि क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से इसको समझेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा सॉल्व। अगर इसको आपने थोड़ा भी लापरवाही की तो फिर ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या कर देते हैं, फिर यहाँ पर समझना थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है दोस्तों। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इनको गुणा कर देते हैं आपस में, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। तो यहाँ पर गुणा करके सॉल्व बन गया। इसके अलावा दोस्तों अगर इनको भी सेम मल्टीपल कर देंगे तो क्या बनेगा, 8 6 को 24, 24 गुणा 8 करेंगे तो दोस्तों 192 होता है, ठीक है, 192 होता है। ऐसे सेम इसको अगर हम गुणा करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, देखिए 9 दूना 18, 18 तियान 54, तो 54 इसका राइट आंसर बनेगा,
तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है। देखिए, आपको दिया है 2:3, तो यहाँ पर 11 कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है इस तरीके से आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ 11 के साथ क्या नंबर आएगा, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन क्या दे दिया, 14, 13, 16 या 22, ठीक है। अब दोस्तों आप इसको ज़रूर टेस्ट कीजिएगा फटाफट, और उसके बाद हमें जो है हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आप एक बार अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा लॉजिकल मैटर है। देखिए, यहाँ पर क्या है, 2 के बाद है 3, ठीक है दोस्तों। अब 2 के बाद 3 कैसे आया कि 2 में अगर हमने एक अंक जोड़ा तो आंसर आया 3, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 11 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 13। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि इसमें एक जोड़ा और इसमें 2 क्यों जोड़ा आखिर, ठीक है दोस्तों। तो इसी लॉजिक को समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अंक है दोस्तों एक अंकीय है, ठीक है। 2 क्या है, एक अंकीय है, और इसमें एक ही जोड़ा है, इसलिए 2 और 1 क्या बन गया दोस्तों, 3 बन गया। अब यहाँ पे 11 में कितना अंकीय है, 11 में 2 अंकीय है, ठीक है दोस्तों, 2 डिजिट वाला अंक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 में कितना जोड़ा, 2 जोड़ दिया, तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 13 बन गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम में इस प्रकार के लॉजिक का भी विशेष रोल है दोस्तों, कि कहीं पर कुछ भी लॉजिक हो सकता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन भी सॉल्व होना बहुत कठिन हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो लॉजिकली आपको अंडरस्टैंडिंग पावर रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब ऐसी क्वेश्चनों को आप बार बार देखेंगे तो आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिस मिल जाएगी दोस्तों। और इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, आपको लगातार इसी प्रकार के क्वेश्चंस की श्रृंखला देखने को मिलेगी, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत मजबूत हो जाएगी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे पास है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तो इसके अनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत दे रखा है हमको, 27 दे रखा है, और यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तो इस अनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो कौन सी संख्या निकाली गई थी वो बताना है। तो 54 ऑप्शन है, सॉरी 44, 55, 25 और 35। तो दोस्तों आप ज़रूर इसको सॉल्व कीजिएगा। और कभी भी किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों जहाँ पर न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आता है या रीजनिंग से क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन को प्ले कर दें और उसके बाद पॉज कर लें दोस्तों, ठीक है। पॉज करके पूरा क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और उसके बाद फिर फाइनल आंसर को देखें, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आपने जो तैयारी करनी है दोस्तों केवल अपने लिए करनी है, इस चीज़ को ध्यान दें। ऐसा नहीं कि हम फटाफट बता रहे हैं और आपने उसी हिसाब से सीख लें और सोचें कि मेरे को आ गया, ऐसा नहीं है। एक बार अपने आप को ट्राई तो कीजिए, और जब आप खुद सॉल्व कर लेंगे ना दोस्तों, इतनी इंटरनल आपको जो है एक हैप्पीनेस आएगी, खुशी रहेगी, तो वो आप ज़रूर फ़ील करेंगे। बट आप खुद ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, जो भी मेरे को कोई भी क्वेश्चन मिल रहे हैं वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो एग्ज़ाम में ऐसे ही तो चाहिए। सडनली जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे होते हैं दोस्तों, होते ईजी हैं, लेकिन टाइम की ड्यूरेशन और उसके अकॉर्डिंग काफ़ी उस समय टफ फील होते हैं। बट घर में आके इन्हीं रीजनिंग को अगर आप घर में बैठ के करते हो तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हो। तो दोस्तों इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो दिया है, हमको दिया है 5 संख्याओं का औसत है 27। तो दोस्तों 5 संख्याओं का अगर औसत 27 है तो 27 गुणा 5 इन संख्याओं की टोटल वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब देखिए, 5 7 पंचे 35, 35 की 5 असल 3, 5 दूना 10 और 10 3 13। तो दोस्तों ये तो आ गया 135, ठीक है। अब यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। अब दोस्तों अब क्या हुआ, एक संख्या भी निकाल दी और औसत में भी 2 की कमी आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर जो औसत था पहले कितना था, 27 का था। अब औसत में 2 की कमी आ गई, औसत कितने हो गए दोस्तों, 25। संख्याएं एक तो निकाल के रख दिया आपने, अब बची कितनी, 4।
तो 25 गुणा 4 कर दो, 25 चौको कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया। ठीक है, तो 25 को 100 हो गया। अब जो निकाली गई संख्या कैसे पता चलेगी, जो निकाली थी संख्या वो यही तो है जो इन दोनों में कमी आई है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, 135 में से 100 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 35 उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35। तो बहुत सामान्य तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों औसत से संबंधित, और एग्जाम में जो है यही क्वेश्चन पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से सीख लो। देखें, पहले हमने क्या किया, 5 का औसत था तो 5 से गुणा कर दिया, टोटल निकाल दिया कितना होता है इसका। अब उन्होंने कहा कि एक संख्या और निकाल दो, तो संख्या निकाली तो 4 हो गए अब। ठीक है, और औसत में 2 की कमी आ गई, 2 की कमी आ गई तो पहला औसत 27 दिया था, 2 की कमी होने पर 25 हो गया, तो 25 को कितना हो गया दोस्तों, 100। इसका मतलब जो निकाली गई संख्या थी वो 135 में से हमने 35 निकाली थी, तभी तो 100 बना, और ये 35 जो है आंसर बन जाएगा जो माइनस करके आया था। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन होगा दोस्तों इसका 35, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों अब हमारा आता है हिंदी का। ठीक है, अब हिंदी पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। हिंदी में पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो दोस्तों इसमें शुद्ध शब्द ढूंढना है। तो ऑप्शन आपके पास चारों हैं, चारों के चारों ऑप्शन अधिशासी लिखा है दोस्तों। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, और कौन सा शब्द शुद्ध है ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में, आप जरूर बता दीजिएगा। तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों ने अच्छे से इस हिंदी में प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए बहुत आसान रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। तो अधिशासी दोस्तों देख लीजिएगा, इसी प्रकार से लिखा जाएगा, आप एग्जाम में इसको गलत ना करें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो दोस्तों यह है क्वेश्चन कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो दोस्तों चतुर्भुज में कौन सा समास है, ऑप्शन है आपके पास द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो बताना है कौन सा समास है चतुर्भुज में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। ये पहला ऑप्शन है, और ये दूसरा ऑप्शन मान लो, इसको तीसरा ऑप्शन ले लीजिए, और इसको ले लीजिए चौथा ऑप्शन। तो चतुर्भुज में कौन सा समास है दोस्तों। चतुर्भुज का जो अर्थ है दोस्तों वो एक तो संख्याओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर संख्या को रिप्रेजेंट करता है तो दोस्तों द्विगु समास होता है। ठीक है ना, बट यहाँ चतुर्भुज वाला 4 भुजाओं का समूह। ठीक है दोस्तों, कौन सा होगा दोस्तों इसमें, ये होगा बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास यहाँ पर होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे दशानन है ना, जिसमें संख्यावाचक भी होता है, कोई अन्य अर्थ भी निकलता है। और अगर यहाँ पर आपको जो है कहीं पर संख्यावाचक होता है लेकिन अन्य अर्थ नहीं निकलता, तो वहाँ पर जो है आपका द्विगु समास भी होता है, बट इसमें द्विगु समास का ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, तो बहुब्रीहि समास फाइनल ओके हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वनवास में कौन सा समास है। तो वनवास में कौन सा समास है दोस्तों, ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व या बहुब्रीहि। तो वनवास में कौन सा समास है दोस्तों, सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वनवास में जो समास है वो है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास है वनवास में। तो आप इसको जो है जरूर कर लीजिएगा, तत्पुरुष समास है वनवास में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। तो इसमें से व्यंजन संधि किसमें है ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन है सप्तऋषि, निराधार, सत्कार या हिमालय। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन है। तो इनमें से किसमें जो है व्यंजन संधि है। तो ऑप्शन नंबर 1 सप्तऋषि है, दूसरा ऑप्शन है निराधार, तीसरा है सत्कार, और चौथा है दोस्तों हिमालय। ठीक है, इसमें किसमें व्यंजन संधि है दोस्तों, इसका जो है ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा दोस्तों। सत्कार में दोस्तों व्यंजन संधि होती है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। औ धन ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। तो औ धन ई बराबर ए दोस्तों
जब और ई को मिला के ए बनता है तो कौन से संधि के भेद को व्यक्त करता है? यहाँ पर दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। ये सभी के सभी दोस्तों आपके कौन से संधियाँ हैं? ये हैं सारी की सारी हैं दोस्तों, ये आपकी स्वर संधियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो दोस्तों इसका जब आ के बाद ई और ई आता है तो कौन सा होता है? तो ये होता है दोस्तों गुण संधि होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। कैसा था ये प्रयास ये आप ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इसी प्रकार की लगातार क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और हमारे प्लेलिस्ट में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगातार कराए जा रहे हैं, आप उन्हें जरूर वॉच कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको एक प्रिपरेशन मजबूती के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने ज़रूरी हैं। तो यही था दोस्तों आज की क्लास में। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।